बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी डिस्कशन है अफ़गानिस्तान के ऊपर। बेसिकली ये डिस्कशन हमने प्लान की थी कि जो करंट मुज़ाकरात चल रहे हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के, कतर में, और जिसका दूसरा राउंड टर्की में हुआ है, उसके मुतालिक। लेकिन आई एम अवेलेबल। आप पूरे अफ़गान इशू पर आपको कोई भी क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। हम इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन में ले जाएंगे। मुझे पता है कि आप लोग CSS की तैयारी कर रहे हैं, और CSS की तैयारी जो लोग कर रहे होते हैं उनके पास बहुत सारे सवालात होते हैं। तो आज अफ़गानिस्तान से रिलेटेड जितने सवाल हैं उसको हम कोशिश करेंगे हैंडल कर लेंगे। अगर ज़्यादा टाइम लगा तो हम इस पर पार्ट 2 सेशन किस दिन बाद में कर लेंगे। तो विद दिस आई एम श्योर आपने ये सारा सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है और आपके पास सवालात होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन और उससे आगे देख लेते हैं। सर, अफ़गानिस्तान और अमेरिका की जंग में इस जंग का जो फ़ातेह है वो कौन है? जो अमेरिका की जंग थी अफ़गानिस्तान में, ये कोई अमेरिका और अफ़गानिस्तान की दो स्टेट्स की आपस में वॉर नहीं थी। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ ये कि जब 9/11 हुआ तो अमेरिकन्स ने ये डिसाइड किया कि हमने रिस्पॉन्ड करना है। अमेरिका एक सुपर पावर है, उसका रिस्पॉन्ड करना अपनी नेशन को दिखाने के लिए बहुत ज़रूरी था। तो उस वक्त उन्होंने बहुत सारे मुल्क कंसिडर किए होंगे, शायद पाकिस्तान भी कंसिडर किया हो, लेकिन आखिर पे जो डिसीजन हुआ वो ये था कि वो हमला किया उन्होंने अफ़गानिस्तान में, और उन्होंने दूसरा हमला किया इराक़ के अंदर। इससे हुआ क्या कि जो इस रीजन के तमाम जिहादी थे, फसादी थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, जो भी थे, वो सारे इधर इकट्ठे हो गए, और जो अरब वर्ल्ड के थे वो उधर इकट्ठे हो गए। तो ये था उसकी बेसिकली सेटिंग जहाँ से ये सारा स्टार्ट हुआ। अभी आपका क्वेश्चन है कि इसमें विनर कौन है, शिकस्त किसकी हुई, जीता कौन है, क्या अमेरिका जीता या नहीं जीता, इस जंग में कौन जीता? ये इसके मुख्तलिफ एंगल्स हैं। अगर आप अमेरिकन के एंगल से देखोगे, उनकी ऐनक लगा कर देखोगे, तो वो शायद कहेंगे कि वो जीत गए, क्योंकि आपने उनकी जीत और हार को डिफाइन करने के लिए उनका पर्पस देखना, वो क्या करने आए थे, उसको कितना अचीव किया, कितना अचीव नहीं किया। अगर आप अफगान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो शायद अफगान कहेंगे हम जीत गए। तो जीत और हार जंगों में कई दफ़ा तो बहुत क्लियर होती है, लेकिन अक्सर औकात इसका पर्सपेक्टिव बड़ा डिफरेंट होता है, इसके एंगल्स बहुत डिफरेंट होते हैं। अफगानिस्तान में जैसे मैंने कहा कि वो रिस्पॉन्ड करने आए थे 9/11 के बाद, जो असल यहाँ पे आए वो यहाँ पे ठहरने आए थे, इसका आंसर है नहीं। क्या वो परमानेंट हुकूमत करना चाहते थे? इसका आंसर है नहीं। तो उन्होंने एक दिन जाना था। क्या करके जाना था? एक अपनी पावर डेमोन्स्ट्रेट करनी थी, वो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट कर दी। क्या उन्हें इसी तरह जाना चाहिए था? नहीं, इस तरह नहीं जाना चाहिए। वो हेस्ट में निकले, तो जाना तो उन्होंने था, तो लिहाजा वो अपना पर्पस अचीव कर चुके थे बाय एंड लार्ज। सिर्फ निकलने का जो एग्जिट का तरीका था वो गालबन उतना अच्छा नहीं था जिस तरह होना चाहिए। अभी अफगान की तरफ देखें, क्या अफगान ने उन्होंने मार के भगा दिया? तो जी, अफगानिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो ऐसा ही नजर आता है। क्या वो अमेरिका इधर रहना चाहता तो नहीं रह सकता था? इसका जवाब भी ये है कि नहीं, वो रह सकता था अगर और रहना चाहता था। तो आखिर पे जो एक इवेंट ठीक तरीके से कंडक्ट नहीं हुआ वो ये हुआ कि अमेरिका को बहुत सारा असला यहाँ पे छोड़ के जाना पड़ा। असला अमेरिका के लिए इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स मैटर नहीं करता। दिस इज पीनट्स फॉर देम। व्हाट मैटर्स फॉर देम इज कि यहाँ पे असला बहुत सारा इंटैक्ट छोड़ दिया, और वो असला बाद में कौन यूज करेगा। ऑल्दो उसके इफेक्टिव्स हम हैं, अमेरिका को फिर भी प्रॉब्लम नहीं है। तो वो असला यहाँ पे बहुत सारा छोड़ गए जो वो छोड़ना नहीं चाहते थे। वो हेस्ट में विड्रॉ करके गए, जिन्हें ऑर्गेनाइज तरीके से करना चाहिए था। हाँ, मेरे ख्याल में अगर मैं अपनी ऐनक से देखूं तो अमेरिका का एक फेलियर बड़ा पक्का है, वो ये है कि वो आए थे इस मुल्क पर हमला करने। हमले के बाद उन्हें एक यहाँ पर स्टेबल गवर्नमेंट, एक फंक्शनल गवर्नमेंट छोड़नी चाहिए थी। वो क्योस में निकले और फंक्शनल गवर्नमेंट नहीं छोड़ सके। तो इसको अगर आप शिकस्त कहते हैं तो शिकस्त कर लें, या अफगानों की फतह कहते हैं तो फतह कर लें, लेकिन अमेरिका यहाँ पे ठहरने के लिए कभी भी नहीं आया था। आज अमेरिका से पूछें, अमेरिका कहते हैं यस वी वेंट देयर, वी डिड आवर जॉब एंड वी केम बैक, दैट्स ऑल। उनकी सीक्वेंस बड़ी क्लियर है। तो उनको कुछ इस शिकस्त का सदमा अमेरिकन को अफगानिस्तान में बिल्कुल नहीं है। दूसरा, अगर आप ये देखें कि उनका एक पॉइंट एजेंडा था 9/11 के बाद, वो ये था कि उनकी मेनलैंड पर हमला ना हो। उसने ऐसा एक्ट किया दुनिया में, ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जिसमें चाहे इराक पर हमला किया, अफगानिस्तान पर किया, किसी पर हमला किया, किसी पर नहीं किया, लेकिन एक बात अमेरिका ने इंश्योर की कि उसकी मेनलैंड पर उस दिन से आज तक हमला छोड़ें, बम छोड़ें, कोई क्रैकर भी नहीं फटा।
तो इस तरह से देखें तो वो बड़े सक्सेसफुल हैं। सारी दुनिया में आग लगी हुई है, सारी दुनिया में लड़ाई चल रही है, अमेरिकन अपने मेनलैंड में बिल्कुल अमन सुकून से बैठे हुए हैं। अगर ये ऐनक लगा लें तो आपको अमेरिकन बिल्कुल सक्सेसफुल नजर आएंगे। And I would like to give your opinion on during line issue, border issue, because it was for both the coordination of Abdul Rahman and उनके proper सारी coordination से सारा सेट हुआ था। Since जो अभी भी हमारे अफगानिस्तान के साथ टेंशन्स रही हैं, उनमें भी उन्होंने एक प्रॉपर नैरेटिव यही दिया है कि इसके ऊपर जो है ना ये जो हमारा बॉर्डर इशू है इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं, मतलब रिकग्नाइज नहीं करते हैं। एंड फ्रॉम द टेरिटरीज जो है हमारे पास के की और बलूचिस्तान की से वहीं से ही हमारी जो इंट्रूजन है, बॉर्डर जो इश्यूज हैं वो चलते आ रहे हैं। तो इसके ऊपर आई नीड योर ओपिनियन। ड्यूरेंट लाइन इशू, आई न्यू दिस इशू विल कम अंडर डिस्कशन। ड्यूरेंट लाइन की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो ये ड्यूरेंट लाइन जब डिफाइन की गई थी, ये अफगान किंग के कहने पर डिफाइन की गई थी। अफगानिस्तान अगर हिस्ट्री में जाएं तो अफगानिस्तान एक पैसे ही था। सेंट्रल एशियन स्टेट से लोग आते थे, इन्वेडर्स आते थे, वो सब कॉन्टिनेंट में आ जाते थे, यहीं से वापस जाते थे। तो अफगानिस्तान का एक जो था इंटरेक्शन नीचे साइड पर था, इंडियन कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट की तरफ था, जहाँ पे उसका जो मेल मिलाप था वो अंग्रेज़ों के साथ था। नॉर्थ साइड पे जाएं तो उसका मेल मिलाप जो था उस वक्त की रशियन स्टेट के साथ था। तो ना उधर बॉर्डर डिफाइंड था ना इधर बॉर्डर डिफाइंड था, और ये एक कन्फ्यूजन सी स्टेट चलती रहती थी। तो अफगान किंग ने 90 या 93 में अंग्रेज़ों से बात करके दो डिमांड्स दी कि एक हमारा बॉर्डर सब कॉन्टिनेंट के साथ डिफाइन करें, ब्रिटिश एम्पायर के साथ डिफाइन करें, और दूसरा मेरा वजीफ़ा बढ़ा दें। अफगान वजीफ़े पर हिस्टोरिकली चलते आए हैं। ये वही टाइम था जब उनका बॉर्डर सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ भी डिफाइन हुआ था। इनफैक्ट वो इससे पहले हो गया था। तो दैट वाज द टाइम जब अफगानिस्तान के सारे बॉर्डर डिफाइन हो रहे थे। उसी टाइम ये ड्यूरेंट लाइन के ज़रिए दोनों मुल्कों का इंटरनेशनल बॉर्डर बना था। इसको इंटरनेशनल बॉर्डर कहना चाहिए, ड्यूरेंट लाइन बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। ड्यूरेंट जो था वो उनका सिविल सर्वेंट था, उसकी ड्यूटी लगी थी, और उसके अंडर कमीशन था जिसने ये लाइन डिफ़ाइन की, उसने सर्वे करवाया, उस लाइन को डिफ़ाइन किया, और उसका नाम ड्यूरेंट लाइन डल गया। उस एग्रीमेंट में लिखा गया कि वो लाइन जो ड्यूरेंट ने डिफ़ाइन की है दैट विल एक्ट एज ए बॉर्डर। सो ये बॉर्डर है, हम भी उसको ड्यूरेंट लाइन कहते रहते हैं, ऐसा नहीं है, हमें इसको इंटरनेशनल बॉर्डर कहना चाहिए। अभी अफगान की ड्यूरेंट लाइन का इशू इस डिस्कशन में रेज करना, देखें इस वक्त मसला क्या है। इस वक्त मसला ये है कि पाकिस्तान ये कहता है कि टीटीपी के लोग अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं, वहाँ से वो पाकिस्तान पर हमला करते हैं, और अफगान तालिबान जो है अपनी ज़मीन पाकिस्तान पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रहे हैं, या उनको सपोर्ट कर रहे हैं, या कम अज़ कम इजाज़त दे रहे हैं। ये है इशू। इसमें ड्यूरेंट लाइन का इशू लाना लॉजिकल ही नहीं। आपका ड्यूरेंट लाइन का इशू है, आप लाएं ज़रूर, ठीक है, उसको ले जाएं, इंटरनेशनल फोरम्स पर ले जाएं, आप उसको इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाएं, उसको यूएन में ले जाएं, कहीं ना कहीं डिसाइड हो जाएगा। वो हमें इसका प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा सिंपल है कि ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर है जिससे मिस्टर ड्यूरेंट की ड्रॉन लाइन पर इस्टेब्लिश किया गया था। ये 100-150 साल से बॉर्डर बना हुआ है, और जब यहाँ से ब्रिटिश सब कॉन्टिनेंट से निकल के गए तो पाकिस्तान उनकी सक्सेसर स्टेट है। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ें तो उसमें आपको पता लगेगा जो सक्सेसर स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसके अंदर तमाम पुराने एग्रीमेंट्स को, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को, दूसरे एग्रीमेंट्स को, ट्रेड एग्रीमेंट्स को, इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करना होता है। तो पाकिस्तान ने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन किया, इस बॉर्डर को ओन किया, इसी तरह अफगानिस्तान को इस बॉर्डर को ओन करना पड़ेगा। आपने भी एक लफ्ज़ नैरेटिव इस्तेमाल किया। मैं कहता होता हूँ कि हम सब कॉन्टिनेंट में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, हम अपने नैरेटिव्स के प्रिजनर हैं। हम एक नैरेटिव बना लेते हैं, फिर उसमें फंस जाते हैं, फिर उस टनल के अंदर ही चलते जाते, उससे बाहर नहीं निकलते। ये एक नैरेटिव अफगानिस्तान में किसी स्टेज पे चला था। अफगानिस्तान के अंदर 3-4 नैरेटिव हैं, सारे बड़े क्वेश्चनेबल हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे नैरेटिव हैं, वो भी क्वेश्चनेबल है। अब एक नैरेटिव ये है जी, ये ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स है। भाई कौन सी ग्रेवयार्ड एम्पायर्स है? हाँ, ग्रेवयार्ड बना पड़ा है, एम्पायर्स का तो कोई ग्रेवयार्ड, एम्पायर्स आर लिविंग हैप्पीली राइट लेफ्ट। तो इस एक नैरेटिव ये है कि जी ड्यूरेंट लाइन जो है ना, ये पता नहीं क्या है, पश्तूनों को डिवाइड कर रही है। तो अगर पश्तूनों के डिवीजन की बात आप करेंगे
तो आप ये क्लेम करते हैं कि ये जितना पश्तून इलाका है ये पार्ट ऑफ अफगानिस्तान। वेरी गुड। तो अगर टोटल पश्तून देखें तो ज़्यादा पश्तून तो हमारे पास रह रहे हैं, तो फिर हमारा क्लेम ये बन जाएगा कि काबुल के करीब तक जहाँ तक पश्तून रह रहे हैं ये सारा हमारा इलाका है, क्योंकि इस वक्त मेजॉरिटी पश्तून दुनिया में अगर कहीं रह रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर है। तो इसलिए अगर आपका क्लेम है, आप अफगानिस्तान में तो सारे 42-43% है, आप तो अफगानिस्तान में मेजॉरिटी नहीं है और टोटल पश्तूनों में भी आप मेजॉरिटी नहीं है, तो आपका ये क्लेम, इनका क्लेम कहीं से भी नहीं बनता। और नॉर्दर्न अलायंस वगैरह जो 52-55% की पॉपुलेशन है वो इस क्लेम को ना लिफ्ट कराते हैं, ना इसका जिक्र करते हैं, ना वो उसको मानते हैं। तो ये ऐसे ही एक छोटा ग्रुप है अफगानिस्तान में जो ये एंटी पाकिस्तान सिलसिले में इस किस्म के शोशे छोड़ता रहता है। ये एक हिस्टोरिकल शोशा है, हिस्टोरिकल नैरेटिव है जिसको पकड़ के ढोल बजाते रहेंगे, इसकी कोई वैलिडिटी है नहीं है। लिहाजा हमें इसको बॉर्डर को इंटरनेशनल बॉर्डर ट्रीट करना चाहिए, अफगानिस्तान को दूसरा मुल्क ट्रीट करना चाहिए। दैट इज़ ऑल। पश्तूनिस्तान इज़ नो मोर देयर इज़ अ खैबर पख्तूनख्वा। हमारे पठानों ने कहा जी हमारे सूबे का नाम चेंज करें, हमने कहा चेंज कर देते हैं, खैबर पख्तूनख्वा होगा, उनकी मर्जी है। तो अगर वो खैबर पख्तूनख्वा का पार्ट बनना चाहते हैं, पश्तूनिस्तान में आना चाहते हैं, तो वो एक सेपरेट स्टोरी है। फिर मतलब इस तरह तो इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं चला करते। इसमें मैं एक और क्लैरिफिकेशन दे दूं कि ड्यूरेंट लाइन कोई जनरल ड्यूरेंट नहीं था, ये एक इंग्लिश गवर्नमेंट थी, उनका सिविल सर्वेंट था जो इस कमीशन का इंचार्ज था, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई थी। तो ये मिस्टर ड्यूरेंट है, जनरल ड्यूरेंट नहीं है। तो इस लाइन को कभी भी फौज ने किसी स्टेज पर भी डिफाइन नहीं किया। अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, जैसे कि हमने हमेशा से अफगानिस्तान को कंसीडर किया एज ए स्ट्रेटेजिक थ्रेट, क्योंकि हमें एक साइड से इंडिया है, हमें इस चीज़ का इशू रहता है जैसे कि हमारे पास, ताकि हम अफगानिस्तान को एज ए स्ट्रेटेजिक थ्रेट देखते हैं, हम ये सेव करें। और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको अगर हम कंसीडर करते हैं तो वी हैव सीन दैट जिस तरह से हमारे पास टेररिज्म का इशू रहा है, इस तरह से लगता है जैसे हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो अफगानिस्तान को लेके सॉर्ट ऑफ सॉफ्ट है और सॉर्ट ऑफ इमोशनल बेस है। जैसे कि वी हैव ए सेम रिलीजन, हमारी एथनिसिटी हमारी सेम है और हम उनके साथ मेजर से नेगोशिएट करते आ रहे हैं। वी आर हैविंग सॉर्ट ऑफ टेबल टॉक्स एंड लेकिन फिर भी द इशू ऑफ टेररिज्म कैन नॉट बी, मतलब वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है एंड इट इज एक्सेलरेटिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और हम आप इस कॉन्टेक्स्ट में क्या कहेंगे कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको किस तरीके से फ्रेम किया जाए ताकि अफगानिस्तान को एक प्रॉपर हमारी तरफ से स्टैंड क्लियर हो। एज यू हैव सेड दैट कि स्टेट इज फॉर द पीपल, अगर स्टेट अपने पीपल को सेव नहीं करती है एंड पीपल आर गिविंग देयर लाइव्स फॉर देयर ओन स्टेट और नेशन, सो व्हाट शुड बी द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान इन केस ऑफ रिलेशन विद अफगानिस्तान? देखिए, आपके सवाल के दो बड़े क्लियर एंगल हैं। एक एंगल तो ये है कि अफगानिस्तान हमारे लिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ है और दूसरा है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी ने अफगानिस्तान को कैसे हैंडल किया और कैसे हैंडल करना चाहिए। पहले मैं स्ट्रेटेजिक डेप्थ का क्लियर कर दूं। ये कभी भी पाकिस्तान की पॉलिसी में, पाकिस्तान की स्ट्रेटजी में अफगानिस्तान कभी भी स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं था। किसी भी जगह पर मुख्तलिफ स्टडीज़ होती रहती हैं, मुख्तलिफ थिंक टैंक्स मुख्तलिफ बातें करते रहते हैं। स्ट्रेटेजिक डेप्थ क्या होता है? स्ट्रेटेजिक डेप्थ को अगर फौजी नुक्ता नज़र से या स्ट्रेटेजिक नुक्ता नज़र से देखें, ये वो फॉल बैक एरिया होता है जहाँ पे आप लड़ाई कर रहे हैं। अगर वहाँ पे लड़ाई में आपको अपसेट हो तो आप फॉल बैक करके उस एरिया में चले जाएं। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के कॉन्सेप्ट थे। जब फ्रांस पर जर्मन्स ने हमला किया और जर्मन्स को इवैक्यूएट करना पड़ा तो उस वक्त ब्रिटेन उनकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बना, अफ्रीका उनकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बना। ये फौजें यहाँ से निकली, कोई ब्रिटेन में चली गई और कुछ अफ्रीका में चली गई, लड़ाई अफ्रीका में लड़ी जाती। आज के दौर में ये कॉन्सेप्ट इफेक्टिव नहीं है। पाकिस्तान कभी भी अफगानिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं देता। हम न्यूक्लियर स्टेट है, हमें डेप्थ की क्या ज़रूरत है? हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, इसलिए इसलिए कोई न्यूक्लियर हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ की ज़रूरत नहीं है, ना कोई कॉन्सेप्ट है। मुख्तलिफ थिंक टैंक मुख्तलिफ सिनेरियोज वॉर गेम करते रहते हैं, तो ये किसी ने किया होगा किसी स्टेज पर, कभी पॉलिसी का हिस्सा नहीं रहा। अभी दूसरी बात, फॉरेन पॉलिसी। उस वक्त जब सोवियत ने अफगानिस्तान पर हमला किया, पहले वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज की, सोशलिस्ट गवर्नमेंट लाने की कोशिश की, फिर एक स्टेज पर वहाँ पे बाकायदा फिजिकल फोर्सेस भेजी थी। उस वक्त दुनिया के अंदर OIC, मुस्लिम उम्मा, ये वाली बातचीत बड़ी चलती थी। अमेरिका के लिए बड़ा एक अच्छा मौका आ गया। अमेरिका ने देखा कि अगर वियतनाम का बदला लेना है तो अभी सोवियत यूनियन एक ऐसी जगह पर आ गया जहाँ पे इसको मारा जा सकता है। पाकिस्तान, अमेरिका, सऊदी अरब ये सारे मिले
और इन्होंने अफगानों की रेजिस्टेंस मूवमेंट को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। रेजिस्टेंस मूवमेंट जो थी विद टाइम जिहाद की फॉर्म इख्तियार कर गई। इसके अंदर जिहाद की आइडियोलॉजी को इंजेक्ट किया गया और इस इंजेक्ट करने में अमेरिका का बड़ा रोल है। अमेरिका ने सिलेबस चेंज कराया, हमने उस सिलेबस को सपोर्ट किया। ना सिर्फ अफगान लड़े बल्कि पाकिस्तान से भी बहुत सारे मुजाहिदीन लड़े और इस आइडियोलॉजी को हम सपोर्ट करते रहे। उस वक़्त हमें एक ब्रदरहुड का दौरा पड़ा हुआ था, मुस्लिम ब्रदरहुड का। उसमें ये आए, हमने इनको भाई बनाया और इतना भाई बनाया कि ना इनको कैंप्स का कंट्रोल रखा, ना हमने अपने पेपर्स का कंट्रोल रखा। इन्होंने हमारे आईडी कार्ड बना लिए ओवर टाइम, इन्होंने हमारे पासपोर्ट ले लिए। जो उनके फाइटर्स थे वो आके महाजरीन के कैंपों में घुस गए, वहाँ से निकले, वो इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर फिरते थे। और ये सारा कुछ इतना मिक्स हो गया कि वी नेवर रियलाइज कि इट विल एंड वन डे एंड वील नीड अ पीस। और उस पीस को हम कैसे अचीव करेंगे ये उस वक़्त हम भूल गए। गवर्नमेंट की पॉलिसी ने इसका ख्याल नहीं किया। एक ऑप्शन, एक आजकल बातचीत ये भी होती है कि उस वक़्त शायद हमें इस जिहाद में घुसना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अगर उस वक़्त इस रेजिस्टेंस में ना घुसते, जिहाद में ना घुसते, तो अफगानिस्तान पर रूस कब्जा कर चुका था। उसके लिए कोई भी आगे वॉर गेम कर सकते हैं, क्या वो पाकिस्तान आता ना आता, लेकिन फैक्ट ये है कि वहाँ पे आ चुका था। एक फ़ैसला हुआ कि इसको हमने रोकना है, अमेरिका के साथ खड़े होना है या अमेरिका ने हमारे साथ खड़े होना है। जैसे आप देख लें, ये मुस्लिम और एथीस्ट का एक लड़ाई है, ये एक जिहाद है। तो बहरहाल एक ख़ास माहौल के अंदर ये फ़ैसले हो गए और हम इसमें लड़ने लग पड़े। लेकिन हम मुसलमान ब्रदरहुड में इतना आगे चले गए कि जो चेक्स एंड बैलेंसेस रख रहे थे वो भी नहीं रखे और उसका नतीजा आज हम फेस कर रहे हैं। उसके बाद एक स्टेज पर रशिया विड्रॉ कर गया। जब रशिया ने विड्रॉ किया तो हमारा काम था, अमेरिका की तो ज़रूरत नहीं थी। अमेरिका ने तो यहाँ से अपना सामान लपेटा और वो वापस चले गए। जब तक कि 9/11 नहीं हुआ, उनको दोबारा रियलाइज़ हुआ कि वापस आना पड़ेगा, तो वो चले गए। और ये मुजाहिदीन और टेररिस्ट जो इनको कह लें, ये हमारे गले पड़ गए। हमारी स्टेट ने भी उस वक़्त ये नहीं किया कि इनको डिसआर्म करें, इसको रिहेबिलिटेट करें, इनको नौकरियां दें, इनको बिजनेस दें, इनके इलाके में कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी करें ताकि ये यहाँ से इनका ज़हन हटे और इनको नॉर्मल लाइफ में रिहेबिलिटेट करके, रीऑर्गेनाइज करके चला दिया जाए। तो इनके पास और कोई रास्ता नहीं था। इन्होंने अपनी रोटी रोज़ी के लिए राइफ़ल का इस्तेमाल जारी रखा और उस पर भत्ता लिया, उस पर जिसको मुख्तलिफ इस्लामी नाम चंदा कह लें, जो भी कह लें, देते रहे और ये ग्रो करते रहे। अगर आइडियोलॉजीज़ को आप यूज़ करेंगे तो आइडियोलॉजीज़ के प्रॉब्लम होते हैं। आइडियोलॉजी एक स्टेज पर अपना मोमेंटम खुद बनाने लग पड़ती है। हमने जिहाद की आइडियोलॉजी को यूज़ किया, वी नेवर रियलाइज्ड कि इतनी पावरफुल हो जाएगी कि इसका मोमेंटम खुद बन जाएगा और उसका रिज़ल्ट है अफ़गान तालिबान, TTP, पाकिस्तानी तालिबान, आगे दाइश और पता नहीं क्या क्या। दुनिया में इस वक्त पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में जो एक आग लगी हुई है पिछले 10, 15, 20, 30 साल से, इसकी वजह वो अनकंट्रोल्ड आइडियोलॉजी ऑफ जिहाद थी, जिसको आज कोई स्टेट स्पॉन्सर नहीं कर रही, जिसकी कोई स्टेट की किसी की ओनरशिप नहीं है, लेकिन मुस्लिम दुनिया जल रही है। ये होता है कि आइडियोलॉजीज़ को अगर हम सही इस्तेमाल ना करें, सही रेगुलेट ना करें, तो इस आइडियोलॉजी का हमने गालबन सही रेगुलेट नहीं किया। हम मुस्लिम ब्रदरहुड में अफ़गानों के साथ बहुत दूर चले गए, नॉट रियलाइजिंग कि अफ़गान वो मुल्क है जिसने 1947 में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ UN में वोट डाला था। एक वाहिद वोट था जो पाकिस्तान की मेंबरशिप के ख़िलाफ़ आया था, वो अफ़गानिस्तान से आया था। अफ़गान किंग्स को आदत थी ब्रिटिश एम्पायर से वजीफ़े खाने की। पाकिस्तान नया नया मुल्क बना था, वो वजीफ़े देने का कल्चर नहीं था, वजीफ़े देने की पोजीशन में नहीं थे, गालिबन वजीफ़े देने के पैसे भी नहीं थे। तो लिहाजा उन्होंने वही काम किया कि वो थोड़ा सा ब्रिटिश की दुम पर पाँव रखते थे, वहाँ से फिर वजीफ़ा लेते थे। तो वो इधर से मिला नहीं, तो लिहाजा वो एक नैरेटिव लेके उसको आगे से आगे चलाते रह गए। तो ये है जो आपका क्वेश्चन है कि पॉलिसी की गलतियाँ थी। जी, गलतियाँ बहुत सारी होती हैं, कुछ गलतियाँ होती हैं, कुछ नहीं होती। कुछ अच्छी पॉलिसीज़ के अच्छे रिज़ल्ट नहीं निकलते, कभी ख़राब पॉलिसी के अच्छे रिज़ल्ट निकल आते हैं। ये तो आपने उस वक़्त जो डिसीजन मेकर्स थे उनके ज़हन को पढ़ना है। तो विद द नॉलेज ऑफ हाइंडसाइट ये बड़ा कहना आसान होता है कि उस वक़्त ये कर लेते तो ये हो जाता, ये कर लेते तो ये हो जाता। बहरहाल दिस इज़ नाउ ऑल पार्ट ऑफ हिस्ट्री। डज दिस आंसर योर क्वेश्चन? मेरे से देखा जाए तो जो अफगानिस्तान की क्रिकेट है वो पाकिस्तानी रूल्स पर डिपेंड करती है, ऐसे ही। और
उसके लिहाज से पाकिस्तान जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं अफगानिस्तान को, या फिर आगे क्या डिप्लोमेटिक डिसीजन लेगा पाकिस्तान? आपका क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान के ट्रेड रूट और क्या पाकिस्तान उसमें सॉफ्ट कॉर्नर है अफगानिस्तान के लिए। इससे पहले कि मैं इस पे जाऊं, मेरे पिछले क्वेश्चन में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि वो जो मैंने नैरेटिव्स की बात की थी, हम लोग नैरेटिव के इस तरह प्रिजनर हैं कि इस्लामाबाद के अंदर एक रोड है जिसका नाम है फ़कीर ऑफ एपी रोड। फ़कीर ऑफ एपी को पढ़ना बड़ा एक क्लासिक केस है, उसको अंडरस्टैंड करना, बिकॉज वो एक ट्रेंड सेटर है। फ़कीर ऑफ एपी की हिस्ट्री है कि वो एक स्मॉल टाइम क्रिमिनल था, उसके पीछे ब्रिटिश लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज लगी, वो ट्राइबल एरिया में चला गया, बल्कि वो था ही ट्राइबल एरिया के एक एज पे रहता था। वहाँ पे जाके लोग इकट्ठे कर लिए। उसी दौरान एक ऐसा इंसिडेंट हो गया जहाँ पे एक हिंदू लड़की एक मुसलमान के साथ भाग गई और वो रिपोर्टेडली मुसलमान हो गई, लेकिन जिरगे ने या गवर्नमेंट ने फैसला कर दिया कि वो वापस चली जाएगी और जब वो बुलुगत के एज में जाएगी तो उस वक्त उसको वो इख्तियार होगा फैसला करने का। ये फ़कीर ऑफ एपी के लिए एक ऐसा इशू था जिससे उसने ऐसे पोर्ट्रे किया कि ये इस्लाम के लिए ख़तरा पैदा हो गया और उसने ट्राइबल लोग इकट्ठे किए और ब्रिटिश के ख़िलाफ़ लड़ना शुरू कर दिया। और लड़ते लड़ते वो बॉर्डर की तरफ चला गया, वहाँ पे पहाड़ों के अंदर जाके उसने अपना डेरा बना लिया। जब ये डेरा बन गया तो अफ़गानिस्तान को पता लग गया कि चलो जी एक और हमारा मोहरा हमारे हाथ आ गया है। अफ़गान किंग ने उसको तोहफे तहफ़ बेचने शुरू कर दिए, अपने जिरगों में बुलाना शुरू कर दिया, वहाँ पे उसको वीआईपी ट्रीटमेंट देनी शुरू कर दी, प्लस उसकी जो 200, 400, 600, 800 बंदे की फ़ौज थी उसके लिए एक वजीफ़ा जारी कर दिया और वो वजीफ़ा लेके ब्रिटिश के ख़िलाफ़ लड़ता रही। 1930, 33, 35 की बातचीत है। और वो जब तक ब्रिटिश रहे कभी लड़ता था, जब पैसे मिल जाते थे लड़ पड़ता था, जब पैसे कम हो जाते थे आगे पीछे हो जाता था, तो ब्रिटिश ने उसको कभी सीरियस नहीं लिया। जैसे पाकिस्तान बना तो अफगानिस्तान की तरफ से एक और उसे डोज वजीफों की मिल गई और उसे टास्क मिल गया कि वो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना शुरू कर दे। पहले वो अंग्रेज़ के खिलाफ लड़ता था कि ये गैर मुस्लिम गवर्नमेंट है और ये एक जिहाद है और ये एक इस्लामी निज़ाम की बात है। जब एक मुस्लिम गवर्नमेंट आ गई तो उसने एक नई आइडियोलॉजी क्रिएट कर ली। उसने कहा अभी ये पख्तूनस्तान या पश्तूनस्तान की लड़ाई है और उसने साथ ही एक लाल रंग का झंडा लगा दिया और लाल टोपी पहन ली और पश्तूनस्तान की लड़ाई लड़ना शुरू कर दी, ये गोरवे के पहाड़ों में बैठकर। मैं उस जगह पर गया हूँ और उसकी पुरानी केव्स थी, मैंने जाके उनको खोला, विज़िट किया। उसके अंदर एक प्रेस था, वो पुराने ज़माने का प्रेस जिसके अंदर वो लफ्ज़ जोड़ के प्रिंट किया जाता था। उसके अंदर लेथ मशीनें थी जहाँ पे बेसिक वेपन बनाए जाते थे। उसके अंदर आज भी कागज़ों के ढेर पड़े हुए थे, नए अनयूज कागज़ों के, और बहुत सारा पम्फलेट पश्तूनस्तान का प्रिंटेड पड़ा था। तो ये सारी चीज़ों के पीछे जो ब्रेन था वो अफगानिस्तान से चलता था। तो इस तरह फ़कीर ऑफ एपी साहिब जो है ना, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ते रहे पश्तूनस्तान बनाने के चक्कर में। कुछ अरसे बाद जो अफ़गान किंग थे उन्होंने इनको सपोर्ट बंद कर दी। जब वो सपोर्ट बंद हो गई तो फ़कीर ऑफ एपी का रोज़गार ख़त्म हो गया और एक दिन फ़कीर ऑफ एपी केम टू मीरन शाह और आके पॉलिटिकल एजेंट के आगे सरेंडर कर दिया और साथ रिक्वेस्ट की कि मैं उधर ही रहना चाहता हूँ। तो उस वक्त पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी कहा ठीक है, ये एक मुसीबत है, जाओ भी रहो। वो जो फाइटर्स थे वो अपने घरों को चले गए, तनख्वाहें बंद हो गई और फाइनली ही डाइड देयर। उसकी कब्र आज तक वहीं पर है। तो जो नैरेटिव्स की बात है, हम फ़कीर ऑफ एपी को नेशनल हीरो समझते हैं। ये वो है जो पहले गोरों के ख़िलाफ़ लड़ता रहा और जब गोरे चले गए तो उसने हमारे ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मास खोल लिया और आज हम उसको नेशनल हीरो समझते हैं और उसके नाम पर इस्लामाबाद में एक बड़ी खूबसूरत सड़क बनाई हुई है। एंड दिस इज़ हाउ वी बिकम प्रिजनर्स ऑफ आवर ओन नैरेटिव्स। नाउ कमिंग बैक टू ट्रेड इशू, अफगानिस्तान के पास ट्रेड के 4-5 रास्ते हैं, जिनमें से 4 पाकिस्तान से हैं, खैबर, गुलाम खान, अंगूर अड्डा और चमन। 1 या 2 ईरान से हैं और 1 या 2 सेंट्रल एशिया से जाते हैं। जो उसका शॉर्टेस्ट रास्ता है ट्रेड का, वो शॉर्टेस्ट रूट ऑफ ट्रेड टू सी, वो थ्रू पाकिस्तान है। उसके बाद नेक्स्ट रास्ता जो उसके पास है वो काफ़ी लंबा है, वो थ्रू ईरान है, बट वो ईरान के थ्रू वहाँ पे पहुँच सकता है। लेकिन उस रास्ते में कुछ मसाइल हैं। उस रास्ते में नॉर्दर्न अलायंस का इन्फ्लुएंस आएगा। ईरान की जो इंक्लिनेशन है वो नॉर्दर्न अलायंस की तरफ है, तालिबान की तरफ ज़्यादा नहीं है। तीसरा रूट है सेंट्रल एशिया से, उसमें भी नॉर्दर्न अलायंस का इन्फ्लुएंस आएगा।
इस वक्त नॉर्दर्न अलायंस जो सी है वो मार्शर खा के बिल्कुल कमज़ोर हुई है, उसकी कोई इतनी हैसियत नहीं है, लेकिन वो एग्जिस्ट करती है। और अहमद शाह मसूद का बेटा और वो लोग एक ना एक दिन दोबारा रजिस्ट करेंगे और वो रूट इनके नहीं चलेंगे, ना इनका ईरान का रूट ठीक चलेगा, ना इनका सेंट्रल एशिया वाला रूट ठीक चलेगा। तो ये नए रूट पाकिस्तान के ही चलाने पड़ेंगे। पिछले दिनों ने ऐलान किया कि पाकिस्तान के थ्रू ट्रेड नहीं होगी, ना करें जी ट्रेड, इनको करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान से इनको बहुत कुछ जाता था। ये ट्रेड एक तो चीज़ है ना कि चीज़ें जो ट्रांजिट में जा रही हैं, एक चीज़ है जो प्रोड्यूस होकर जा रही हैं। ये गंदम कहाँ से लेते हैं? पाकिस्तान से, और ख़ुद भी खाते हैं, आगे सेंट्रल एशिया में बेचते हैं। चीनी कहाँ से? पाकिस्तान से। चावल कहाँ से? पाकिस्तान से। प्लास्टिक के कुर्सी मेज़ कहाँ से? पाकिस्तान से। इनके गाय भैंस का चारा पाकिस्तान से जाता है, इनके मुर्गी खानों की खुराक पाकिस्तान से जाती है। ये चीज़ें चाइना से नहीं आ सकती, ये ईरान से नहीं आएंगी, ये इधर से ही जाएंगी। अगर पाकिस्तान से ट्रेड बंद करेंगे, अफ़गानिस्तान की 85% आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन है इस वक्त, तो उसका मतलब यह है कि जो 100 रुपये की चीज़ है वो 150 रुपये की हो जाएगी अगर 200 की ना भी हो। तो इतनी पुअर आबादी, इतनी पॉवर्टी में क्या ये सब अफोर्ड कर सकेंगे? इनके इंटरनल फ्रंट पर बहुत सारे मसाइल हैं, इन्हें वो मसाइल हल करना चाहिए। इतनी पॉवर्टी है, बिजनेस नहीं है, गवर्नमेंट सिस्टम्स नहीं है, तो अगर इसमें ट्रेड वाला जो चल रही है जिससे लोगों को रोटी रोज़ी मिल रहा है, थोड़ा बहुत कारोबार मिल रहा है, अगर इसको बंद करेंगे तो ये अफ़गानिस्तान के लोगों पर बहुत बड़ा प्रेशर आ जाएगा। आप देखें, वो औरतों को पहले नहीं काम करने दे रहे, रोज़गार के सिलसिले हैं नहीं है, कोई इंडस्ट्री है नहीं है, तो ये ज़िंदगी, निज़ाम ज़िंदगी लोगों का कैसे चलेगा? ये नहीं चलेगा। इसको चलाने का एक ही रास्ता है कि पाकिस्तान के थ्रू ट्रेड जारी रहे, और पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है कि ट्रेड जारी रहे। हम चाहेंगे कि ट्रेड चलती रहे, इसमें पाकिस्तान का भी फ़ायदा है, उनका भी फ़ायदा है। और हमारा देखें इख्तलाफ तालिबान के साथ इस वक्त है, जो अफगान तालिबान है, लेकिन हमारा उनके लोगों के साथ इख्तलाफ नहीं है। वो गरीब लोग हैं, उनको रोटी चाहिए, उनको कुछ गरज नहीं है कि तालिबान कौन है, पाकिस्तान कौन है, इंडिया कौन है। जो गरीब आदमी है जिसको रोटी नहीं मिलती, उसका पहला मुल्क, पहला मज़हब, पहला दीन, पहला ईमान खाना होता है। तो इसलिए उनको फ़र्क ये नहीं पड़ेगा कि ये क्या पॉलिसीज़ हैं, उनको अपने रोज़गार के ज़राए चाहिए। ये आ जाएगा समझ, ये जज्बाती बयानात थोड़े से कम हो गए तो वो इसको समझ जाएंगे। जितने भी अब थ्रू आउट द ग्लोब जो वॉर्स चल रही है, यूक्रेन रशिया वॉर है, पैलेस्टीन है, गाजा इशू है, या ईरान इजराइल वॉर चल रही है, तो उसमें चाइना एज ए की प्लेयर के तौर पे नजर इस तरह से आता है कि यूएस एज ए सोल सुपर पावर अपनी जो हेजमनी है या अपनी जो मोरल ड्यूटी है उसको परफॉर्म करने में इज टेकिंग अ बैक सीट, वी कैन से दैट। सो इसमें चाइना का क्या स्टेक है और रशिया यूएस का क्या स्टेक है अफगानिस्तान को लेके? वो दोनों जो ब्लॉक पावर्स एक बन रहे हैं, मेजर ब्लॉक बन रहे हैं, वो अफगानिस्तान को किस तरह से देखते हैं अपने स्ट्रेटेजिक गेम्स की? आपका सवाल है कि अफ़गानिस्तान के अंदर और इवन गाज़ा का आपने जिक्र किया, वहाँ पे चाइना का कोई इम्पोर्टेंट रोल है या चाइना का क्या रोल है और अमेरिका का क्या रोल है, उनकी कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ये मैं आपके सवाल से समझाऊँ। अमेरिकन पॉलिसी बेस करती है बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन पर। अमेरिका हार्ड पावर से चलता है, वो अपने दुश्मन को दुश्मन डिफाइन करता है और कहता है कि ये इलाका तुम्हारा है, ये इलाका मेरा है। यही यूक्रेन और रशिया की लड़ाई है। चूँकि अमेरिका और एलाइज जो उनसे उसके नेटो वगैरह मिल के रशियन बॉर्डर तक पहुँचने की कोशिश की तो रशिया ने उन्हें पुश बैक किया। जो चाइना है वो चलता है कोऑपरेशन के ऊपर, वो चलता है सॉफ्ट पावर के ऊपर, वो चलता है अपने एलाइज को साथ लेकर। तो इसलिए अमेरिका जो एग्जिस्टिंग सुपर पावर है, चाइना जो फ्यूचर की सुपर पावर है, दोनों के तरीक़ाकार में बहुत फ़र्क है। लेकिन इस तरीक़ाकार में चाइना ने एक काम ज़रूर किया कि उसने डिटरेंस क्रिएट किया और उसने ये जो लास्ट परेड हुई है उसमें अमेरिका को बता दिया कि हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन अगर तुम लड़ोगे तो हम आपसे लड़ेंगे और आपको तबाह कर देंगे। वो एक चाइनीज़ प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर विक्टर गाओ, हम इस्लामाबाद में थे चंद दिन पहले, तो उनसे मुलाकात हुई तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की। उनके एक स्टेटमेंट है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको भेज भी दूंगा, जिसमें उन्होंने अमेरिका को कहा है कि इफ़ यू वांट वॉर विल गिव यू वॉर, इफ़ यू वांट डिस्ट्रक्शन विल गिव यू डिस्ट्रक्शन। और अगर आप एटम बम चलाएंगे तो उसने कहा हम एटम बम के साथ न्यूक्लियर बम भी चलाएंगे।
तो ऑन अ लाइटर साइड वो कह रहे थे कि मैंने अमेरिकन को कहा कि हम 5000 साल से एग्जिस्ट करते हैं, वी आर हेयर सिंस लास्ट 5000 ईयर्स व्हेन यू वर नॉट देयर, एंड ही सेड नेक्स्ट, माय नेक्स्ट सेंटेंस वाज वी विल बी हेयर फॉर नेक्स्ट 5000 ईयर्स व्हेन यू मे नॉट बी देयर। जो चाइना है वो बहुत दूर देखता है। चाइना के इस वक्त क्या स्टेक्स हैं? चाइना के इस वक्त दुनिया में हर उस जगह स्टेक्स हैं जहाँ पे फ्यूचर की मिनरल्स हैं, जहाँ के फ्यूचर की रिसोर्सेज हैं। आप देखें जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं दुनिया में सारी जगहों पे सबसे पहले चाइना ने ढूंढे। उसे पता है कि 200 साल बाद हमें ये वाला मिनरल की ज़रूरत पड़ेगी, वो 100-200 साल में देखता है और वहाँ पे जाके राइट्स और एग्रीमेंट्स कर लिए। इसी तरह अफगानिस्तान में उसने एग्रीमेंट्स कर लिए। तो चाइना का अफगानिस्तान में स्टेक भी है। अफगानिस्तान उसका नेबर है, वो नहीं चाहेगा अमेरिका इधर आए, लेकिन उससे ज़्यादा उसका इकोनॉमिक स्टेक है। और इसलिए चाइना की पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तल्लुकात ठीक रहें। वो इसके लिए एफर्ट भी करेगा और वो ये भी कोशिश करेगा कि अफगानिस्तान भी सीपेक का हिस्सा बन जाए और सीपेक अच्छे तरीके से चलता रहे। चाइना विल बी अ वेरी इफेक्टिव फोर्स इन रिड्यूसिंग टेंशन। अमेरिका की पॉलिसी है कन्फ्रंटेशन की। वो कहते हैं या आप तुम्हारे साथ हो या हमारे साथ नहीं हो। लेट से उन्होंने जो अलायंस बनाई हुई है, नेटो को इकट्ठा किया, वो एक ही डिफेंस फोर्स सिस्टम है। चाइना जो उनसे है, चाइना का डिफेंस की पॉलिसी है शेयर डिफेंस वाली, लेटेस्ट पॉलिसी है, उस पर हम किसी दिन ज़्यादा डिस्कशन कर सकते हैं। वो कहता है जी म्यूचुअल डिफेंस है, योर डिफेंस इज़ माई डिफेंस, माई डिफेंस इज़ योर डिफेंस। वो कहता है जब डिफेंस के अंदर स्टेक्स इकट्ठी हो जाती हैं तो कन्फ्रंटेशन कम हो जाती है, कोऑपरेशन बढ़ जाती है। तो चाइना म्यूचुअल कोऑपरेशन के अंदर डिफेंस ढूंढता है, डिफेंसिव पावर ढूंढता है, अमेरिका कन्फ्रंटेशन के अंदर ढूंढता है। तो ये बेसिक सोच का फ़र्क है। एक सॉफ्ट पावर है, एक हार्ड पावर है, एक कोऑपरेशन पर चलता है, एक कन्फ्रंटेशन पर चलता है, एक अपने टेरिटरीज डिफाइन करता है, दूसरा चाइना कहता है टेरिटरीज का मुझे कोई गर्ज नहीं है, हम एक दूसरे से कोऑपरेट करेंगे, बिजनेस करेंगे, ट्रेड करेंगे, तो ये टेरिटोरियल बैरियर्स हम खुद ही ओवरकम कर देंगे। तो ये दोनों की सोच में बेसिक फ़र्क है और ये फ़र्क आइंदा सालों में और भी नज़र आएंगे। टेबल टॉक नहीं है अफगानिस्तान के साथ, उसकी रिजल्ट में क्या सामने आया? योर क्वेश्चन रिलेट्स के ये जो लास्ट बातचीत अफगानिस्तान के साथ हुई है उसका क्या रिजल्ट है? मेरा नहीं ख्याल कि उसका अभी कोई रिजल्ट निकलेगा, बिकॉज अफगानिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बड़ा स्ट्रेंज है। सारा इशू है टीटीपी का अफगान ज़मीन को इस्तेमाल करके पाकिस्तान पर हमला आवर होने का। ये है डिस्प्यूट और इस डिस्प्यूट में अफगानिस्तान जो पॉइंट लेके आता है वो कहता है ड्यूरेंट लाइन। वो भाई ड्यूरेंट लाइन जैसे मैंने आपको पहले कहा हो जाएगा रिजॉल्व। ड्यूरेंट लाइन एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, अगर आपको कोई शक शुबा है तो आप जाएँ, इंटरनेशनल लेवल पर बातचीत हो सकती है। बॉर्डर्स दुनिया में रिजॉल्व करने के, बॉर्डर डिस्प्यूट के बहुत सारे तरीके हैं, तो उनको कोई फॉलो कर ले। तो क्या इसके साथ ये रिजॉल्व हो जाएगा? वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान को क्या जी ड्यूरेंट लाइन को हम नहीं, आपकी बात हम मान लेते हैं और ड्यूरेंट लाइन एग्जिस्ट नहीं करती और ये बॉर्डर एग्जिस्ट नहीं करता? ये तो क्या बचगाना किस्म की और इमेच्योर किस्म की, ये स्टेट एक्टर्स वाली बात नहीं है। कोई स्टेट्स ऐसे पॉइंट नहीं लाया करती। वो जो पॉइंट है असल है वो सारा इतना है कि टीटीपी अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले बंद करे। अगर अफगान तालिबान उसको सपोर्ट करते हैं तो उसकी सपोर्ट बंद करे, अगर नहीं सपोर्ट करते तो उसको रोके। और जब तक ये नहीं है, पाकिस्तान का सिंगल एजेंडा है, तो इस पर वो अभी तक एश्योरेंस देने को तैयार नहीं है। मेरा ख्याल है कुछ अर्सा और चलेगा, कुछ थोड़ा सा इनको और स्क्वीज़ होना पड़ेगा, अफगान को स्क्वीज़ करना पड़ेगा, तो ये आहिस्ता आहिस्ता इन बातों पर आ जाएंगे। मेरा वैसे अभी भी ख्याल है कि अगर ये उसको पब्लिकली ना भी माने लेकिन एक्शंस में ये मान जाएंगे, एक्शंस में ये कोशिश करेंगे कि टीटीपी इधर हमला ना करे। वो एक बयान चलता रहता है कि जी हमने इतने सुइसाइड बॉम्बर इकट्ठे कर लिए। भाई करते रहो सुइसाइड बॉम्बर, रोटी तो इधर से ही जानी है, ट्रेड इधर से ही चलनी है, आपके लोगों ने बिजनेस इधर से ही करना है, उनका रोज़गार इधर से ही चलना है। तो इतनी बड़ा ये लड़ाई को आगे नहीं ले जा सकते। लेकिन फौरी रिजल्ट नहीं, मैं नहीं देख रहा कि फौरी रिजल्ट निकलेगा। कम से कम ये एक्सेप्ट इसको बिल्कुल नहीं करेंगे। टर्की और कतर और चाइना कोशिश करते रहेंगे इसको रिजॉल्व कराने की। तो ये इस किस्म का गूम गूम की सिचुएशन कुछ अर्सा और चलेगी। आपका ये क्वेश्चन है कि जो अफगान रिफ्यूजीज़ वापस जा रहे हैं उन्हें वापस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए? ये अगर हम पिछले क्वेश्चनों के साथ क्वेश्चंस के साथ इसको लिंक करें कि जब तक हम बॉर्डर डिफाइन नहीं करेंगे हम दो मुल्कों को अलहदा नहीं कर सकेंगे। इन्हें आदत पड़ी हुई थी
कि एक रास्ते से आए, दूसरे रास्ते से चले गए, वैगन पर आए, बस पर बैठ के चले गए। जब आपने बॉर्डर बंद किया है, बॉर्डर को डिफाइन करने की कोशिश की है, पासपोर्ट वीज़े की बातचीत की है, तो इन्हें बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है। अभी ये रिफ्यूजी बहुत अरसा यहाँ पर रह लिया, इन्होंने वापस तो जाना है। और पाकिस्तान कुछ नहीं कह रहा, पाकिस्तान ये कह रहा है कि आप अफगानिस्तान से आए थे, आप अफगानिस्तान चले जाएँ। वहाँ पे जाने के इनको प्रॉब्लम्स, यस बहुत प्रॉब्लम आएंगे, रिफ्यूजीज़ को बहुत प्रॉब्लम आएंगे, बिकॉज इनमें से बहुत सारे रिफ्यूजी ऐसे हैं जो यहीं की पैदाइश हैं, यहीं पे पले बड़े हैं, यहीं पे कारोबार करते हैं, उन्होंने तो अपने गांव देखे भी नहीं हैं। तो अगर अफगानिस्तान तालिबान और टीटीपी की एश्योरेंस नहीं देगा तो पाकिस्तान पुश करेगा कि आप रिफ्यूजी यहाँ से निकालें, इन कैंपों के अंदर जो टेररिस्ट घुसते रहते हैं उनको भी बंद करेगा। तो पाकिस्तान ने ये पुश जारी रखनी है। ऑल्दो मेरा अपना ओपिनियन ये है कि इसको वापस भेजने का तरीकाकार हमें बहुत इम्प्रूव करना चाहिए। ये जो डंडा लेके इनको निकालने वाला काम है ये नहीं करना चाहिए, बिकॉज हमें अफगान तालिबान को और अफगान पब्लिक को अलहदा ट्रीट करना चाहिए। अफगानिस्तान के अंदर इन्हीं वजूहत से अफगान तालिबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इलविल पैदा करते रहते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दुश्मनी की बातचीत करते रहते हैं। तो हमें इनको ऑर्गेनाइज तरीके से भेजना चाहिए, इनको यूएन को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि ये ऑर्गेनाइज तरीके से वापस जाके सेटल हो जाए। यूएन को कहना चाहिए वहाँ पे इनको सेटलमेंट में मदद करें, और पब्लिकली एक अफगानिस्तान को भी कॉल देनी चाहिए पाकिस्तान की तरफ से कि भाई ये तुम्हारे लोग हैं, इनको सेटल करो, उधर जाके कोई अच्छे हालात दो। तो वापस तो इन्होंने जाना है, लेकिन इसके तरीक़ाकार को बेहतर किया जा सकता है, उससे पाकिस्तान के लिए कोई ना कोई गुडविल आएगी। So national integration is very important for a state or a country, but as a people of 5 provinces, we have ethnic issues, we have sort of provincial issues, and India is always taking leverage on it. अगर हम इसको बलूचिस्तान की इशू से बात करें, as we have seen that Balochistan is sort of marginalized as compared to the other provinces, और उनकी जो grievances हैं उनको एड्रेस जब प्रॉपर नहीं किया जाता, या आप कह लें कि we have sort of unheard voices as well. तो इंडिया हमेशा वहाँ से BLF, BLA के थ्रू और उसके थ्रू हमेशा पाकिस्तान की जो एक नेशनल इंटीग्रेशन है, जो पीपल है, उनको इंक्लूड करने की कोशिश करता है। तो इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? हाउ वी कैन सॉर्ट इट एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन इट? आपका क्वेश्चन है सिचुएशन इन बलूचिस्तान, नेशनल इंटीग्रेशन और इंडिया की पाकिस्तान के मामलात में और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में इंटरफेरेंस। अगर हिस्ट्री में जाएं तो इनफैक्ट इससे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि एक किताब है चाणक्य कौटिल्य की अर्थशास्त्र, अगर आपके हाथ आए तो वो किताब ज़रूर पढ़िए। उसमें 2 चीज़ें मैं देखा करता हूँ। एक चीज़ ये है कि वो उसमें एक डॉक्ट्रिन है कि योर नेबर इज़ योर एनिमी एंड नेबर ऑफ योर नेबर इज़ योर फ्रेंड। सो वी आर एनिमी ऑफ इंडिया, अफगानिस्तान इज़ अ फ्रेंड। वी आर एनिमी ऑफ इंडिया, ईरान इज़ अ फ्रेंड ऑफ इंडिया। सो एक ये दूसरी बात वो ये करता है कि अगर आपका नेबर जो है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट की स्पीड, एजुकेशन की स्पीड आपसे ज़्यादा है, तो आपको एज ए स्टेट अपनी स्पीड को बढ़ा कर उससे आगे रहना है। अगर आप आगे नहीं रह सकते तो उसकी स्पीड को डिस्टॉर्ट करें, कम करें, ताकि वो आपसे ना आगे जाए। अगर आपका नेबर आपसे ज़्यादा तरक्की करेगा तो आपका मुल्क टूटेगा। तो ये 2 डॉक्ट्रिन्स हैं जिनको इंडिया बड़ा दिलो जान से फॉलो करता है। अगर दूसरी तरफ हिस्ट्री में जाएं तो 1965 की जंग हुई, उसमें हम कह सकते हैं पाकिस्तान ने इंडिया पर हमला किया, इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया। जो भी हुआ, रिज़ल्ट ये है कि इंडिया को उसमें कामयाबी नहीं मिली। कुछ लोग कहते हैं कि उसमें पाकिस्तान को कामयाबी नहीं मिली। हमारी बात बड़ी सिंपल है, इंडिया पाकिस्तान पर हमला करके पाकिस्तान के कुछ हिस्सों पर कब्ज़ा करने आया था, वो ये कब्ज़ा नहीं कर सका, इंडिया हार गया। तो जब उसमें कामयाबी नहीं मिली, जबकि इंडिया के पास जहाज़ भी ज़्यादा थे, टैंक भी ज़्यादा थे, फ़ौज भी बड़ी थी, रिसोर्सेज भी ज़्यादा थे, तो इंडिया ने फिर बैठकर सोचा, और सोच का रिज़ल्ट ये था कि इंडिया ने पॉलिसी चेंज की और डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से इनडायरेक्ट पॉलिसी पर चला गया। इनडायरेक्ट पॉलिसी पर उसने हमारे बिहाइंड दिस बॉर्डर आया, मशरकी पाकिस्तान के अंदर गया, वहाँ पे जाके सेबोटाज किया, वहाँ पे हमारे जो थी नेशनलिज्म को तोड़ा, हमें अंदर से खोखला किया, और इतना खोखला किया कि एक दिन मशरकी पाकिस्तान हमारे से अलग हो गया और वो बांग्लादेश बन गया। ऑल्दो आज वो उनको समझ लग रही है कि वो बांग्लादेश बन के उनके साथ क्या हुआ, वो एक सेपरेट स्टोरी है, लेकिन एक दफ़ा उसने बांग्लादेश बना दिया। इंडिया को ये पता है कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में
वो पाकिस्तान से जीत नहीं सकता, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसकी फ़ौज पाकिस्तान से 3 से 5 गुना बड़ी है, उसके पास टैंक पाकिस्तान से 3 से 4 गुना ज़्यादा है, उसके पास जहाज़ पाकिस्तान से 3 से 4 गुना ज़्यादा है। ये पिछली जंग में देखिए, 4-5 दिन की जंग थी, क्या हुआ? इंडिया को मुंह की खानी पड़ी। तो इसलिए इंडिया पाकिस्तान के अंदर वीक स्पॉट्स ढूंढेगा और वहाँ पे आएगा। तो बलूचिस्तान हमारा वीक स्पॉट है, फटा हमारा वीक स्पॉट है, तो इनको हमें गार्ड करना चाहिए। लेकिन इस पे हमें सिर्फ इंडिया को ब्लेम नहीं करना चाहिए, इसके कसूरवार हम खुद हैं। आप देखें बलूचिस्तान में है क्या, डिस्पैरिटी कितनी है। बलूचिस्तान को छोड़े, पंजाब में कितनी डिस्पैरिटी है, इसमें इस गवर्नमेंट, पिछली गवर्नमेंट, उससे पिछली गवर्नमेंट, किसी का ताल्लुक नहीं है। आप ये देखें कि लाहौर और पिंडी के बाद शहर कौन सा है? सारी फैसिलिटीज़ लाहौर के अंदर है, हॉस्पिटल, एजुकेशन, एवरीथिंग इज़ इन लाहौर। उकाड़ा के अंदर क्या है, गुजरात के अंदर क्या है, साहिवाल के अंदर है, नथिंग। आहिस्ता आहिस्ता ये पॉपुलेशन सारी लाहौर को क्रीप इन करती आएगी, घुसती आएगी लाहौर में, लाहौर ग्रो करता जाएगा, ये जो अनइवननेस है ये और बढ़ती जाएगी, जो रूरल एरियाज़ का बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट क्रिएट होते जाएंगे, लाहौर एडवांस होता है, इनका फ़र्क बढ़ता जाएगा, तो प्रॉब्लम आएगी। यही हाल हमने बलूचिस्तान से किया, और बलूचिस्तान में तो हमने बड़ा अच्छा एक बहाना ढूंढ लिया कि सरदार ये काम नहीं करने देता। स्टेट सड़क बनाना चाहती है, सरदार नहीं बनाने दे रहा। तो जब लोगों ने ये देखा कि अगर सरदार स्टेट से ज़्यादा मजबूत है, सरदार स्टेट से तकड़ा है, तो उन्होंने कहा जी फिर स्टेट को छोड़ें, गवर्नमेंट को छोड़ें, डिप्टी कमिश्नर साहब को छोड़ें, चलते हैं सरदार के डेरे पर बैठते हैं। तो सरदार ने कहा आ जाओ। सरदार ने उन्हें थोड़ी बहुत रोटी दी, थोड़ा बहुत सपोर्ट किया, और जिस दिन ज़रूरत हुई उनको राइफल भी दी और स्टेट के साथ लड़ाया भी, और ख़ुद चौधरी बन के बैठा रहा। तो हमने खुद सरदार को स्ट्रॉन्ग किया, हमने खुद एक्सेप्ट किया कि हम सरदार के आगे बेबस हैं, तो लोग उधर को चल पड़े। एंड रिज़ल्ट ये है, उन लोगों को तालीम नहीं मिली, उन लोगों को सड़क नहीं मिली, उन लोगों को हेल्थ नहीं मिली। मैं ग्वादर गया था, तो मेरी एक बलोच से बातचीत हुई, उसने ये सारा कॉन्सेप्ट मुझे एक छोटे से किस्से से बिल्कुल क्लियर कर दिया। उसने कहा कि सर ग्वादर के अंदर एक सड़क है जिसका नाम है जिना एवेन्यू, शारा जिना, जिना साहब के नाम पर वो सड़क है। वो सड़क बनी हुई है, लेकिन उधर कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, रेत उड़ती है, रेत से अटी पड़ी है। और हम लोग ये कहते हैं, दैट मीन्स बलोच ये कहते हैं कि इधर पंजाब से कोई पंजाबी आएंगे या कराची से कोई सेठ आएंगे, वो अपने दफ्तर बनाएंगे, वो अपने घर बनाएंगे और यहाँ से कमाएंगे और हमारे रिसोर्सेज ले जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही ग्वादर के साथ ही मच्छरों की बस्ती है। वो कहता है जी आज आप इस मच्छरों की बस्ती में चले जाएं, वहाँ पे बिजली नहीं है, वहाँ पे तालीम नहीं है, वहाँ पे मीठा पानी नहीं है, वहाँ पे स्कूल नहीं है, हेल्थ नहीं है, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, गलियाँ कच्ची हैं। तो वो कहते हैं उधर एक पक्की शाहराह है, उसका नाम भी कायद-ए-आज़म के ऊपर है, जिना एवेन्यू है, इधर गलियाँ हैं वो कच्ची हैं। तो अगर आपने इतनी बड़ी शाहराहें बनाई थी तो हमारी भी 4 गलियाँ बना देते। कहते हैं हमारी गलियाँ बना देते, हमें पानी, मीठा पानी दे देते, तो हमारी औरतों ने नहीं लड़ने देना था। उन्होंने जो लड़ता था उसको कहना था भाई हमें सब कुछ मिल रहा है। तो ये है हमारी स्टेट। इतने बड़े हम मेगा प्लान्स बनाते हैं, मेगा स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन जो लोकल लोग हैं उनको हम चंद गलियाँ नहीं पक्की करके दे सकते, चंद स्कूल नहीं दे सकते, मीठा पानी नहीं दे सकते। और जब हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ये वॉइड्स क्रिएट होंगे, बैकवर्ड एरियाज क्रिएट होंगे, कंटेनमेंट क्रिएट होगी और इंडिया के लिए स्पेस क्रिएट होगी। ये वाली स्पेस है जिसके अंदर इंडिया घुसता है। इंडिया भी घुसेगा, ईरान भी घुसेगा, कोई और भी घुसेगा, अमेरिका भी घुसेगा। बवक्त ज़रूरत स्पेस को कोई भी मुल्क इस्तेमाल करेगा अपने एडवांटेज के लिए और हमारे खिलाफ। तो हमें वी हैव टू पुट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर। इफ़ वी पुट इन आवर हाउस इन ऑर्डर, ये कोई चीज़ ना इंडिया को स्पेस मिलेगी ना किसी और को मिलेगी। नेशनल इंटीग्रेशन, इंडिया के इश्यूज हमारे से ज़्यादा हैं। हमारे तो फिर 4, 5, 6 ज़ुबानें हैं। इंडिया के अंदर तो 50 ज़ुबानें हैं, बहुत सारे रिलीजन हैं। हम तो पूरी बाय एंड लार्ज एक मुस्लिम कौम है, इसके बावजूद हम डिस्पैरिटी नहीं ख़त्म कर सकते। तो नेशनल इंटीग्रेशन कहाँ से आएगी? नेशनल इंटीग्रेशन का पहला फैक्टर है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। आप इकोनॉमिकली इंटीग्रेट करें, एजुकेशन में इंटीग्रेट करें, हेल्थ में इंटीग्रेट करें, बिल्कुल इंटीग्रेट हो जाएगी, इंडिया की स्पेस खत्म हो जाएगी। India always lent a helping hand towards Afghanistan, and as we see that हम पाकिस्तान को जो है हमेशा we have a soft corner towards Afghanistan, और अफगानिस्तान के साथ हमने हमेशा negotiate किया, उनकी तालिबान की गवर्नमेंट आई, we welcome that, and हमने उनके साथ sort of cordial relations maintain करने की कोशिश की।
ऑन दी अदर हैंड हम ये भी देखते हैं अफगानिस्तान की तरफ से वो भी अपने ज्वाइंट हैंड करता हुआ नजर आता है इंडिया की तरफ से। और जैसे कि अभी प्रीवियस डिस्कशन हमारी रही है कि जो अफगानिस्तान है इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन पाकिस्तान थ्रू ट्रेड के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए वो डिपेंडेंट है। तो ये ऐसा क्यों है कि अफगानिस्तान हमें आंखें दिखाता है और हमारा जो एनिमी है उसका वो बेस्ट फ्रेंड बनने की कोशिश करता है? आपका बेसिक क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन अफगानिस्तान पाकिस्तान को आंखें दिखाता है। अफगानिस्तान पाकिस्तान पर डिपेंडेंट है, इसके बावजूद वो पाकिस्तान को आंखें दिखाता है। ये हमारा बहुत सारा सॉफ्ट कॉर्नर है। जैसे मैंने कहा कि हम अपने नैरेटिव्स के प्रिजनर हो जाते हैं। जैसे मैंने इससे पहले कहा था कि हमारे खिलाफ पाकिस्तान की यूएन की मेंबरशिप के खिलाफ एक ही वोट आया, वो अफगानिस्तान में आया था। तो ये था सॉफ्ट कॉर्नर उसका पाकिस्तान के लिए, और इसका हमें शुरू से पता था। लेकिन एक दिन वहाँ पे रशिया आ गया, हमने सोवियत यूनियन आ गया, हमें यकदम मुस्लिम ब्रदरहुड याद आ गया और हमने उसमें सारी पिछली चीज़ें भुला दी। हमने उनका माइंडसेट भुला दिया, हमने उनकी सोच भुला दी, हमने उनका प्रोपेगेंडा भुला दिया, हमने उनकी जो नेशनल सोच है उसको भुला दिया और हम एक ब्रदरहुड पर चल पड़े। लेकिन उनकी सोच चेंज नहीं हुई। उनकी वही सोच है जो 47 में थी, वही सोच है जो 50s में थी, जब वो फ़कीर और हफीज़ जैसे लोगों को या पख्तूनस्तान को सपोर्ट करते थे। वो अपनी जगह पर कायम है। हम ही सॉफ्ट हुए रहे और अब हमें रियलाइज़ हुआ, जब हमें प्रॉब्लम फेस करने पड़े, जब उन्होंने तालिबान को वहाँ से सपोर्ट किया, उस वक्त वो पश्तूनस्तान को सपोर्ट करते थे। इमरान जुल्फ़िकार के फाइटर्स को उन्होंने उधर पनाह दी रखी। तो हमें वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं, हम हिस्ट्री को भूल जाते हैं, हम हिस्ट्री से सही लेसन्स ड्रॉ नहीं करते। तो इसलिए हमें सफ़र करना पड़ता है। तो आज हमें रियलाइजेशन हुई है कि वो एक अलहदा स्टेट है, वो ब्रदरहुड अपनी जगह, लेकिन वो अफ़गान है, हम पाकिस्तानी हैं। और एक बॉर्डर है, इस बॉर्डर की सेंक्टिटी को कायम करना है। इस बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए पासपोर्ट भी चाहिए होगा, वीज़ा भी चाहिए होगा, अगर ट्रेड होगी वो भी रिकॉर्ड होगी। तो हमें आइंदा के लिए एक अच्छा लेसन मिल गया। तो उम्मीद है हम आइंदा वो सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखेंगे। सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए, सब नेबर्स के लिए होना चाहिए। जो सॉफ्ट कॉर्नर इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर परमिसिबल होना चाहिए वो ज़रूर रखना चाहिए। लेकिन ये जो अफगानिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था, ये आखिर पे ख़त्म होना था। अच्छा है कि अभी जल्दी ये ख़त्म हो रहा है और दोनों स्टेट अपने अपने रास्ते पर आ जाएंगी। जैसे कि आर्टिकल आई थिंक 75 के तहत कि इंडिया के जो लोग हैं वो वहाँ पर आके ना तो बिजनेस कर सकते हैं, ना ही जो है वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं कश्मीर में। तो जबकि वो सारी चीज़ें हो रही हैं, तो क्या उसके बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि कश्मीर को हम हासिल कर लें, या फिर कश्मीर हमारी तरफ आने के लिए राज़ी हो जाए, या फिर कश्मीर खुद के लिए डिसीजन लेगा? तो इस पर आप क्या कहेंगे? आप बात कर रही हैं आर्टिकल 371 की। आर्टिकल 371 ये था कि जब पाकिस्तान बना था और इंडिया भी आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ था, तो उस वक़्त जो कश्मीर का राजा था हरी सिंह ने इंडियन गवर्नमेंट से कहा था कि मैं इंडिया के साथ एक्सेशन कर लेता हूँ, लेकिन मुझे इंडियन डोमिनियन के अंदर आज़ादी चाहिए, मुझे अपने राइट्स चाहिए। तो उसका मतलब ये था कि आप फॉरेन पॉलिसी वगैरह वगैरह आप रख लें, लेकिन मैं अंदर इंटरनली इंडिपेंडेंट हूँगा। उसमें चूँकि मुसलमान थे, वो भी पाकिस्तान की तरफ देख रहे थे, तो इंडिया ने एक क्लॉज निकाली, उसको कहते हैं आर्टिकल 371। आर्टिकल 371 ने हरी सिंह की रिक्वायरमेंट को भी सेटिस्फाइड किया। अगर आपको याद हो, जब पाकिस्तान और इंडिया का कश्मीर पे झगड़ा हुआ तो इंडिया वेंट टू यूएन, और ये जो जितने यूएन रेजोल्यूशंस इंडिया के ख़िलाफ़ पास हुए ये इंडिया के वहाँ पर जाने से हैं। तो जब इंडिया वहाँ पे गया तो उन यूएन रेजोल्यूशंस की भी रिक्वायरमेंट यही निकली। तो इंडिया ने गारंटी किया थ्रू ए कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉज विच इज़ 371 के कोई इंडियन जो नॉन कश्मीरी है वो कश्मीर में जाके सेटल नहीं हो सकता, कश्मीर में जाके प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकता, और ताकि कश्मीर का जो डेमोग्राफिक स्टेटस है वो चेंज ना हो। पाकिस्तान ने भी अपनी साइड पर यही फार्मूला अडॉप्ट किया। आप आज भी जाके कश्मीर में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, न गिलगित बल्तिस्तान में खरीद सकते हैं। तो ये बाय एंड लार्ज दोनों मुल्कों ने इस पर चले कि जब कभी प्लेबेसाइट होगा उस वक्त वहाँ पे कोई डेमोग्राफिक चेंजेस ना आए। लेकिन ये मोदी साहब ने हर चीज़ को छेड़ा हुआ है। इन्होंने आके इस आर्टिकल को विड्रॉ किया। जब इसको विड्रॉ किया तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, और
ये जो टेररिज्म का राइज है ये है, तो अभी कश्मीरियों का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आर्टिकल 371 को दोबारा रिस्टोर कर दिया जाए और ये जिसको एक जो स्पेशल स्टेटस दिया गया है, जो दिल्ली से रूल होगा कश्मीर, एक इलेक्शन का फसाड वहाँ पे कायम किया जाएगा, ना वो स्टेट का दर्जा है ना उसके पास कोई और दर्जा है, तो इस पर काफ़ी बेचैनी कश्मीर में पाई जा रही है। तो आपका सवाल उससे रिलेट करता है जी। पहले इजाज़त नहीं थी, अभी इंडिया ने जब से आर्टिकल रिमूव किया इजाज़त दे दी है। पाकिस्तान की साइड पर पुराना स्टेटस चल रहा है और पाकिस्तान साइड पर आप वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ वगैरह नहीं खरीद सकते। सर आपको नहीं लगता कि हमारा हार्ड सीन रहा है, हार्डकोर रहे हैं अफगानिस्तान के साथ हमेशा से? जब सॉवियत यूनियन आई थी उस वक्त हमने के लिए इस हाथ के लिए अपने लड़के यहाँ से बिजनेस शुरू कर दिए। जब अमेरिका ने हमला करना शुरू किया उस वक्त हम उनके अगेंस्ट में अपने एंडे देने के लिए तैयार हो गए, सब कुछ करने के लिए तैयार हो गए। और जब वो हम पे अटैक करते हैं तो हम कहते हैं कि ये टफ कर रहे हैं। तो आप इसके बारे में क्या नैरेटिव? देखिए, आपका क्वेश्चन है कि जो आप पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं वो पाकिस्तान की पॉलिसी के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट या कन्फ्यूजन की तलाश लगती है, जिसमें आप कहते हैं कि जी पहले जब रशिया ने हमला किया तो हमने जिहादी बनाए, फिर अमेरिका आया तो हमने उनको अड्डे दे दिए और अभी वही वहाँ से हमला कर रहे हैं तो हम उनको डिसोन कर रहे हैं। तो देखें, वक्त के साथ सिचुएशन चेंज होती रही है। जैसे मैंने पहले कहा कि हमारी गलतियाँ हैं, हमने ये एक ऐसा सेटअप क्रिएट किया जो अफ़गान रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा अरेंजमेंट था, उसके अंदर जिहादी भी थे, दूसरे भी थे, नॉर्दर्न अलायंस भी थी, वो क्रिएट किया। लेकिन हमारी गलती क्या थी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमने इसे डिसमेंटल नहीं किया, हमने इन लोगों को सेटल नहीं किया। और जब ये उधर जाके इन्होंने लड़ाई शुरू की, अमेरिका को अड्डे दिया, अमेरिका के पास अड्डों की कोई कमी नहीं है। ये अभी हमने अपना नैरेटिव बनाया हुआ है, हमारे कौन से अड्डे से अमेरिका चलता रहा। देखिए, अमेरिका की रेंज और रीच बहुत लंबी है, मिडिल ईस्ट सारा उसके पास पड़ा है, तो ये अड्डे दें या ना दें इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन ये है कि क्या हम अमेरिका के साथ खड़े हुए, क्या हम रशिया के साथ खड़े हुए, क्या हम मुजाहिदीन के साथ खड़े हुए, अफ़गान के साथ खड़े हुए। हमने बहुत सारी स्टेजेस पर सही जगह पर खड़े रहे। जब रशिया आया था हम अफ़गान के साथ खड़े हुए, उस वक्त अमेरिका भी हमारे साथ आ गया, सऊदी अरब भी आ गया, तो सारी इक्वेशन ठीक थी। गलतियाँ कहाँ पे हुई? गलतियाँ यहाँ पे हुई हैं कि ये जो इतना बड़ा लड़ने का सिलसिला क्रिएट किया गया, जिसमें अमेरिका का रोल भी था, सऊदी अरब का रोल भी था, मुस्लिम मुल्क पूरी उम्मा का रोल था, उसको बाद में डिसमेंटल नहीं किया गया। ये हमारी गलती है। अमेरिका का इंटरेस्ट नहीं था, सऊदियों का इंटरेस्ट नहीं, सब अपने मुल्कों में ठीक बैठे। ये हमारा काम था कि जब हम इस जहाद में पड़े थे, कैंपों को अलहदा रखते, लड़ने वालों को अलहदा रखते। जब जहाद ख़त्म हो गया था या लड़ाई ख़त्म हो गई थी, हम इनको डिसआर्म करते, हम इनको सोसाइटी के अंदर रीइंटीग्रेट करते, इनको रोज़गार के मसाइल देते। तो पॉलिसीज़ ठीक है अपनी जगह पर, वक्त के हिसाब से जैसी भी थी, लेकिन हमने देखना है कि हम उन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कैसे किया, उन पॉलिसी पर रिस्पॉन्ड कैसे किया। तो वो हमारी इम्प्लीमेंटेशन की बहुत सारी गलतियां हैं। जो एक नेशनल डिबेट होनी थी, जो एक नेशनल पॉलिसी बननी थी पोस्ट सोवियत यूनियन, वहाँ से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। वो ठीक तरीके से हमने हैंडल नहीं की और उसके बाद जो मसाइल कायम बने, उसमें फिर अमेरिका को दोबारा आना पड़ा, फिर उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन है, वो दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी। बट असल मसला, जैसे मैंने कहा कि बलूचिस्तान में इस जगह पे भी हमारा अपना मसला है। वी हैव टू पुट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर, उससे बहुत सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। ऐसे सेंटर कि आप पाकिस्तान की फ़िलॉसफी की बात करेंगे एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल इंटीग्रेशन, दैट इज आपका क्वेश्चन है नेशनल इंटीग्रेशन के मुतल्लिक और इसे कैसे क्रिएट किया जाए। देखिए, हम एक ही हमारा मज़हब है, बाय एंड लार्ज 90% से ऊपर हम सब मुसलमान हैं, तो इंटीग्रेशन का पहला बॉन्ड तो उधर पूरा है। लेकिन नेशनल इंटीग्रेशन असल में क्रिएट कहाँ से होगी? नेशनल डिस्पैरिटीज़ ख़त्म करने से क्रिएट होगी। हमें नेशनल इंटीग्रेशन के लिए पहला स्टेप ये करना है, जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं उनको सपोर्ट करना है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ देनी है, कारोबार की फैसिलिटीज़ देनी है, रोज़गार की फैसिलिटीज़ देनी है, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ देनी है, हेल्थ की फैसिलिटीज़ देनी है। उन्हें एक फीलिंग देनी है कि वो कौम का हिस्सा हैं, वो कौम के मेन धारे का हिस्सा हैं, वो लेफ़्ट ओवर नहीं है और हम एज ए नेशन उनकी केयर करते हैं, वो हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं। जब तक हम ये नहीं करेंगे, नेशनल इंटीग्रेशन बातों से और नारों से नहीं आएगी।
नेशनल इंटीग्रेशन को हमें फिजिकली डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। अगर इसमें पूछते हैं तो बलूचिस्तान में बहुत बैकवर्डनेस है, उसको दूर करना पड़ेगा, एक क्रैश प्रोग्राम लॉन्च करना पड़ेगा। इसी तरह फाटा में बहुत बुरा हाल है, मैं फाटा में रह के आया हूँ। अगर आपको फाटा के लोगों के हालात का इल्म हो जाए तो आपको खुद इतना बुरा महसूस होगा। उन लोगों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, उनको बराबर कर दें, ठीक हो जाएगा। अगर नहीं करेंगे तो कल नेशनल इंटीग्रेशन लाहौर वर्सेस साहिवाल भी ख़राब हो जाएगी, इस्लामाबाद वर्सेस हरीपुर भी ख़राब हो जाएगी। तो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए नेशनल लेवल पर सबको बराबर लाना, इकोनॉमिकली, एजुकेशन में, हेल्थ में, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में बहुत ज़रूरी है। जब तक ये नहीं होगा नेशनल इंटीग्रेशन का ख्वाब पूरा नहीं होगा। आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे, और बाकी अगर कुछ सवालात रह गए तो उसको अगले सेशन में हम कवर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वेरी गुड क्वेश्चंस, और वी आर ऑलवेज अवेलेबल व्हेनेवर यू वांट, वी कैन हैव नेक्स्ट सेशन।